Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy, Peshawar. Physics first year full course है evening test. Question number 127. क्या कहता है? The ratio of frequency of two loops and three loops cases in open agar pipe as 1:1, 2:3, 3:2 या none of these. ओपन आर्गन पाइप है, तो ओपन आर्गन पाइप के लिए आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा है क्या? क्वेश्चन नंबर 127, इफ n इज इक्वल टू n f1, ठीक है। सो ये n क्या शो करता है? नंबर ऑफ लूप शो करते हैं। f2 ये बराबर होगा 2f1 और f3 ये बराबर होगा 3f1। और यहां पर पूछ रहा है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लूप्स एंड थ्री लूप्स, मतलब f2 डिवाइडेड बाय f3। तो f2 को f3 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ये f1 के साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2:3 और 2:3 है ऑप्शन नंबर बी। Question number 128. Instantaneous and average velocities are same for a body. Its mean acceleration is equal to 0, momentum is equal to 0, kinetic energy is equal to 0, या all of these। देखो, जब भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज ये इक्वल हो जाता है तो वो यूनिफॉर्म बनते हैं। अब वेलोसिटीज है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो सिर्फ एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ये भी दोनों यूनिफॉर्म है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 129, which of the following is correct? For isothermal process, temperature is equal to 0, internal energy is 0, change in internal energy is 0, या none of these। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये दोनों 0 होंगी, ठीक है। सो आपने पढ़ा है ये कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो जब यहां पर हम कहते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। जब चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है। अब ये ऑप्शन इसमें मौजूद है और ये ऑप्शन नहीं है तो हम करेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, टेम्परेचर इज 0, ये गलत है। इंटरनल एनर्जी इज 0, ये भी गलत है। तो कौन सा करेक्ट होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130, a body is thrown into an air at maximum height does not depend on mass of a projectile, angle of projection, initial velocity, या all of above। एक बॉडी है, हमने इसको थ्रो किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमने क्या किया? एक बॉडी को, एक प्रोजेक्टाइल को इसको थ्रो किया। तो इस पॉइंट पर हम कहते हैं ये किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? क्या ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करता है हाइट पे, और जो डिपेंड नहीं करता वो है मास ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड इज। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड। एंगुलर स्पीड आपको पता है, देखो ये W या ओमेगा जो हम कहते हैं, ठीक है,
ये बराबर है थीटा डिवाइडेड बाय टी। तो टी के साथ इसका जो ताल्लुक है वो है इनवर्स। ये मिसाल के तौर पर सेकंड के लिए हुआ और ये आ गया मिनट के लिए, टी मिनट और टी सेकंड। यहां पर क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड टू मिनट। तो सेकंड टू मिनट क्या होगा, ये ओमेगा सेकंड डिवाइडेड बाय ओमेगा मिनट। तो ओमेगा सेकंड ये थीटा डिवाइडेड बाय टी सेकंड एंड थीटा डिवाइडेड बाय टी मिनट। तो ये एंगल खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा टी मिनट डिवाइडेड बाय टी सेकंड। एक रिवॉल्यूशन में कितने मिनट होते हैं, ये 60 मिनट होते हैं। और एक रिवॉल्यूशन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये भी 60 सेकंड्स होते हैं। लेकिन रेशो है और रेशो में यूनिट सेम होगा, लेकिन यहां पर एक मिनट है दूसरा सेकंड है। हम क्या करेंगे, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो आसान हो जाएगा। एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। तो हम लिखेंगे 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो मिनट मिनट के साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास रेशो आ जाएगा 60:1। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 60:1। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है, द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 69%। What will be the percentage change in momentum? इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम एक एक को यहां पर मालूम करेंगे। 69% तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो ताल्लुक है वो है डायरेक्ट रिलेशन, P² डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद है तो कई दफा मैंने ये ट्रिक आप लोगों को बताया है कि जब भी परसेंटेज 0 से ग्रेटर हो और 100 से कम हो तो क्या करना है, अगर इंक्रीज आ जाए तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी ये 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 होगा। ठीक है, और अगर डिक्रीज आ जाए तो क्या होगा, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? अब देखो यहां पे गौर से, यहां पर ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। काइनेटिक एनर्जी इज percentage change in kinetic energy is 69%. What will be the percentage change in momentum? अगर मैं यहां पर 10 पुट करूं तो 10 2s are 20 और यहां पर 10 पुट करूं तो ये आना जाएगा 21%। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन ए तो सरासरी गलत है क्योंकि 69% तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है 44%, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 30% पॉसिबल है। तो चेक करते हैं कि इसमें होगा या इस पे होगा। अगर हम 30% पुट करें, 2 into 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, और यहां पर देखें ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 60 प्लस यहां पर 0 खत्म आ गया 9, 69% आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगर हम 30 यहां पर पुट करें तो फिर क्या होगा, देखो 30 इंटू आ जाएगा 60 और यहां पर बनेगा -9, ये होगा 54। ठीक है, लेकिन वहां स्टेटमेंट में तो 69% है जो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 133, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर या डेंसिटी। तो इंटरनल एनर्जी
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखवाया भी है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज से इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो लिहाजा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134, if the path difference of two waves with a single source traveling by a different path to arrival in the same point is lambda divided by 2, what will be the phase difference between them? Simply यहां पर मैं आपको कहूं कि पाथ डिफरेंस गिवन है और फेज डिफरेंस मालूम करना है। सिंपल, पाथ डिफरेंस कितना है, ये है लिम्डा डिवाइडेड बाई 2 और फेज डिफरेंस मालूम करना है। तो शॉर्टकट फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई लिम्डा मल्टीप्लाई बाय डी। पुट करें वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई लिम्डा मल्टीप्लाई बाय लिम्डा डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ खत्म, लिम्डा के साथ खत्म, आगे पाई रेडियन। या अब यहां पर रेडियन में तो आंसर नहीं है और डिग्री में है, तो हम लिखेंगे कि ये बराबर है किस चीज के, 180 डिग्री के बराबर है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, लेट इफ बी द फ्रीक्वेंसी, v the speed and t the period of sinusoidal traveling wave, the correct relationship is, अगर v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और t टाइम पीरियड है, तो करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा होगा? तो देखो यहां पर ये करेक्ट रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये करेक्ट होगा, या f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा, ये करेक्ट होगा, या लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f, ये करेक्ट होगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि अगर टाइम को मैं मालूम कर तो लेमडा डिवाइडेड बाई v पॉसिबल है, या लेमडा को मैं मालूम करना चाहूं तो t इंटू v होगा। तो अब इसमें कौन सा करेक्ट होगा, देखो गौर से, f इज इक्वल टू 1 बाई टी, f इज इक्वल टू v प्लस टी, f इज इक्वल टू वी टी, या f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई टी। तो देखो f के साथ अगर हम देखें तो f वाली ये रिलेशन है, f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा। ये यहां पर जो मैंने पुट किया है, तो f की जगह वैल्यू पुट किया है, कौन सा, 1 डिवाइडेड बाई टी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इनवर्स है किस चीज का, टाइम पीरियड का। तो हम सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ आएंगे। आ रही है समझ के नहीं आ रही? ठीक है, क्योंकि f इज इक्वल टू वी प्लस टी नहीं हो सकता, f इज इक्वल टू वी टी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों वी टी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अगर आ जाए मिसाल के तौर, ये टाइम पीरियड बराबर है 1 बाई एफ के बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो f इज इक्वल टू वी टी या टी भी बन सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। आ गया क्वेश्चन नंबर 135 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136, as compared to air, the speed of sound in liquid and solid is, as compared of air, liquid and sound जो है वो liquid और solid में क्या होगा, वो faster होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है speed of sound in solid is greater than and liquid is greater than and gases। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बास स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तो इसको तो ये याद है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। फिर कहता है इसका डेंसिटी ज्यादा हो उसका स्पीड उतना कम होगा, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड उसमें कम होगा। लेकिन ये जो डेंसिटी है बच्चे, ये डेंसिटी ऑफ अ मीडियम नहीं है, ये डेंसिटी ऑफ एन एयर है। ठीक है, तो यहां पर ये मैं लिखता हूं एयर, कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, ये मैं मिटाता हूं कि आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज नहीं रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, assuming the heat capacity of 1 kg of water to be 42 joule per coulomb, the heat required to rise its temperature from 25 Kelvin to 35 Kelvin would be, specific heat given है।
ये हीट कैपेसिटी भी हम इसको कहते हैं। आपको पता है मोलर और मास, तो यहां पर ये मास स्पेसिफिक हीट है, तो हम लिखते हैं Cm इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। m डेल्टा टी, डेल्टा क्यू मालूम करना है। सो डेल्टा क्यू ये बराबर होगा Cm मल्टीप्लाई बाय m डेल्टा टी। Cm कितना है? ये है 42 और मल्टीप्लाई बाय ये m कितना है? ये है आपके पास 1 किलोग्राम और डेल्टा टी कितना है? 25 to 35, तो मतलब ये है 10। चेंज आया है कितना? 10 आया है, तो यहां पर होगा 420 जूल। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 420 जूल होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 137 में है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, rate of change of velocity for a body is 10 units. Rate of change of velocity, इसका मतलब acceleration 10 unit है। If it starts from rest, what will be the speed after 2 seconds? Acceleration given है, time given है, हम मालूम करेंगे क्या स्पीड मालूम करें। तो सिंपल आप लोग वैल्यू पुट करें, acceleration is equal to change in velocity divided by change in time. So change in velocity, acceleration multiplied by time, acceleration 10 multiplied by 2, which is equal to 20 second meter per second. ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? 10 यूनिट, देखो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियन पर सेकंड and the diameter of a circle for revolving object is 0.25 meter, what is the linear speed? Question number 139, 139 में क्या है? ओमेगा गिवन है, कितना है? 10 रेडियन पर सेकंड, आर गिवन है 0.25 मीटर है, और आपसे स्पीड मांग रहा है। तो सिंपल फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 को आप 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.5, क्योंकि ये देखो 5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140, which of the following is correct way of kinetic energy? mv square half m v dot v या half m v cross v या नन ऑफ अबव। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं 1/2 एम वी डॉट वी, तो इससे आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वेयर कॉज ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, क्वांटिटी विच इज मैक्सिमम इट मीन पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, मीन पोजीशन पर क्या होगा? ऑसिलेशन है, या सिंपल पेंडुलम में कंसिडर करता हूं, ये एक्सट्रीम प्राइम और ये आपके पास मीन पोजीशन। तो जब ये मीन पर आता है तो इसका जो एक्स है ये 0 के बराबर होता है, लेकिन ये तो रुकता नहीं है ना, देखो इस तरह मोशन करते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, देखो। तो दरमियान में मेरा हाथ जो है ये रुकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और मोमेंटम ये सब इस पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम है। कौन सी पोजीशन पर?
मीन पोजीशन पर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, लीनियर वेलोसिटी भी आ सकता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर रिवॉल्विंग बॉडी आफ्टर 3t डिवाइडेड बाय 2? एंगल मालूम करना है, टाइम गिवन है, 3t डिवाइडेड बाय 2 है। हम कैसे मालूम करेंगे? आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू, ठीक, ओमेगा बच्चे आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाय टी, और ये स्मॉल टी बराबर है 3t डिवाइड बाय 2, तो टी के साथ खत्म, 2 के साथ खत्म, 3 इंटू पाई रेडियन, और 3 बाई रेडियन तो यहां पर है नहीं मेरे ख्याल में जी। ये है क्वेश्चन नंबर 142 में। अब देखें रेडियन में वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो क्या आ जाएगा? 540 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 143, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 143 में आप लोग देखें क्या कहता है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर एट x इज इक्वल टू x0 डिवाइडेड बाय 2s। अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो x0 डिवाइडेड बाय 2, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑसिलेटर का? तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1/2 kx²। अगर x का वैल्यू बराबर हो जाए x0 डिवाइडेड बाय 2 के, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 k, और यहां पर x0 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 1/2 k x0² डिवाइडेड बाय 4, और ये बनेगा क्या? k x0² डिवाइडेड बाय 8। तो पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होगा k x0² डिवाइडेड बाय 8, या k की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन में k का वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको याद होने चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइड बाय m। स्प्रिंग कांस्टेंट में आप लोग ने पढ़ा है, तो k किस चीज के बराबर है? m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप लोग लिख सकते हैं 1/8 m ओमेगा स्क्वायर इनटू x0²। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 143 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 144 में क्या कहता है? फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम द इंक्रीज इन मास डिक्रीज व्हाट? शाबाश। टाइम पीरियड होगा, या फ्रीक्वेंसी होगा, या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, या ऑल ऑफ दीज? स्प्रिंग कांस्टेंट या टाइम पीरियड? आपको पता है फ्रीक्वेंसी ये बराबर है किस चीज के? अगर मास को हम इंक्रीज करें तो ये बराबर 1/2 इंटू k डिवाइडेड बाय m। अगर मास को हम इंक्रीज करें तो क्या बनेगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मास को हम डिक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड बराबर है किस चीज के? 2 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय k। तो टाइम पीरियड इसके साथ इंक्रीज होगा, मास की इंक्रीज से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेकिन मास की इंक्रीज से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है। तो यहां पर भी ये कहता है 144 में कि फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम मास इज इंक्रीज इन मास डिक्रीज। अगर डिक्रीज नहीं लिखा होता तो फिर यहां पे ऑप्शन होता टाइम पीरियड इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या ऑल ऑफ अबव। तो यहां पर मैंने मेंशन किया डिक्रीज, तो डिक्रीज किस चीज में आएगा? फ्रीक्वेंसी में आएगा, लिहाजा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 145, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x0 रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा है एसएचएम में, एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, और उसमें आपने एक्सेलरेशन का वैल्यू मालूम किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x0। तो ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146, द मेजरिंग यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम मांगा है, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चे आपको पता है ये बराबर है आर इंटू पी। तो मैं लिख सकता हूं एम वी इंटू आर, किलोग्राम वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और यहां पर मीटर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, इफ एन इलेक्ट्रॉन is in first orbit complete one rotation in 10 seconds, what is the angular speed? Angular speed क्या होगा अगर कौन सा है? अगर 10 सेकंड में ये एक रोटेशन कंप्लीट करे। इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर ये 10 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो बता दीजिए एंगुलर स्पीड क्या होगा किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 147। इलेक्ट्रॉन है, ये घूमता है, एक चक्कर इसने कंप्लीट किया 10 सेकंड में, तो बता दीजिए यहां पर जो ओमेगा है इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है ओमेगा बराबर है थीटा डिवाइडेड बाय थ्री, और वन रोटेशन का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 10। वन रोटेशन का मतलब है 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 5 इनटू रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148 में आप लोग देखें, अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है, स्पीड मालूम करना आसान काम है। v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। एफ कितना है? ये है 8 और वेवलेंथ कितना है? ये है 4, तो ये आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड, और 32 मीटर पर सेकंड आपके पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 150, it is possible to distinguish between transverse and longitudinal waves from the property of refraction, polarization, interference या refraction। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से हम इसका डिफरेंस बताते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, जैसे हम कहते हैं लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, तो लाइट आपके पास क्या आ गया? ट्रांसवर्स वेव आ गया, और साउंड वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 या 151, the distance covered by the wave during one period is called wavelength. Definition of wavelength, the distance covered by a wave during one period is called wavelength. एक पीरियड का मतलब क्या है? एक वेव यहां से लेकर यहां तक, इसको हम एक टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहां पर जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ, वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ, इट इज कॉल्ड वन पीरियड, और इसको हम कहते हैं क्या? वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 152, द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज एल, व्हाट विल बी द वेवलेंथ इन 3 लूप? 3 लूप्स में वेवलेंथ क्या होगा या लेंथ क्या होगा? आपको पता है, अगर याद है, ओपन आर्गन पाइप के लिए इफ n इज इक्वल टू n f1 और लिम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n। अब n क्या शो करता है? नंबर ऑफ लूप शो करता है।
ठीक है, तो जब नंबर ऑफ लूप शो करता है सो यहां पर होगा लेमडा 3 इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई 3। मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ क्या होगा, l इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इनटू लेमडा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3 लेमडा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ इन 3 लूप, दैट इज 3 लेमडा डिवाइडेड बाय 2। अगर लेंथ के जगह आपके पास क्या आ जाए, वेवलेंथ आ जाए, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, फिर ऑप्शन होगा 2l डिवाइडेड बाय 3। गौर से सुने दोबारा से, ठीक है, लेंथ होगा 3/2 लेमडा एंड वेवलेंथ होगा 2l डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3 लेमडा divided by 2. Option number B is the correct one. Question number 153. The third overtone in stretch string is observed at 120 Hz. What will be the fundamental frequency? Third overtone transverse wave बारे में कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव और ओपन आर्गन पाइप का एक ही फार्मूला है, if n is equal to nf1। लेकिन थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या है, f4। ठीक है, f4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 153, f4 इज इक्वल टू 4f1। तो f1 क्या होगा, f4 डिवाइड बाय 4। f4 कितना है, 120 डिवाइड बाय 4, दैट इज 30 हर्ट्ज। सो ऑप्शन 153 में होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 154, change n limit delta v divided by delta t for a free falling body। एक बॉडी नीचे आ रहा है बिल्कुल, तो यहां पे चेंज n, चेंज n का मतलब क्या हुआ, देखो ये आ गया लिमिट डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये हमें देता है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। और जब एक बॉडी फ्रीली नीचे आ रहा है तो ये टर्म क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज सी इज द करेक्ट वन, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155, द फेज डिफरेंस बिटवीन x1 इज इक्वल टू x0 cos of omega t plus 90 degree and x3 is equal to x0 cos of omega t plus 270 degree। तो फेज डिफरेंस मालूम करना है। फेज डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्या होगा, π2 माइनस π1। तो यहां पर 270 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Question number 156. If 30 waves per second pass through a medium at a speed of 30 meter per second, wavelength of these waves is, क्या होगा, waves passes per second मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी केवल है 30 है और स्पीड कितना है, वो भी 30 है। तो वेवलेंथ कितना होगा, वो 1 के बराबर होगा। v is equal to f lambda, 30 is equal to 30 मल्टीप्लाई बाय लेमडा, आ गया 1 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 157, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 120 डिग्री, देयर डिफरेंस इन देयर पाथ। फेज डिफरेंस गिवन है और पाथ डिफरेंस मालूम करना है। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था कि डेल पाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी। चूंकि डी मालूम करना है सो लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय चेंज इन व्हिच एंगल, ये फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 120 डिग्री गिवन है, इसको कन्वर्ट करना होगा किस चीज में, रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 डिग्री ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। जब 120 डिग्री के बाद आ जाए सो 2 पाई डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 120, तो 0 0 के साथ खत्म, ये 12 1 12 फिर 3 ये 30 36, तो 2 पाई डिवाइड बाई 3 वैल्यू पुट करें आप, और से देखें लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई
डिवाइडेड बाई 3, 2 पाई के साथ खत्म हुआ, लेमडा डिवाइडेड बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 158 है द एंगुलर स्पीड एंड रेडियन पर आवर फॉर अ डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज। तो देखो ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 158 आपको पता है थीटा ये बराबर है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर रोटेशन ऑफ द अर्थ, स्पिन रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये कितना है 24 आवर। अब रेडियन और आवर के बारे में पूछ रहा है, सो 2 पाई रेडियन ये बराबर होगा 24 आवर के। सो 12 1s are 12, सॉरी 2 1s are 2 and 12 2s are 24। 1 रेडियन ये बराबर होगा किस चीज के? ये होगा 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आवर। लेकिन यहां पर क्या मांग रहा है? रेडियन पर आवर है। जब रेडियन पर आवर है तो 1 आवर किस चीज के बराबर होगा? ये पाई और ये यहां पर शिफ्ट करें, सो पाई डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेडियन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 159। अगर डिग्री में क्या होना हो, डिग्री में रिक्वायर्ड हो तो फिर क्या करना है? 360 डिग्री इज इक्वल 24 आवर, और अगर रिवोल्यूशन में तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 159। A force of 100 Newton acts in a body for 5 seconds. What will be the change in momentum? Force और time given है, change in momentum मांग रहा है। Change in momentum बराबर F multiply by delta T। तो F कितना है? ये है 100 और time कितना है? ये है 5। तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन इंटू सेकंड। ऑप्शन नंबर B is the correct one. Question number 160. The angle between angular momentum and angular velocity is 0 degree, 90 degree, 45 degree या 180 degree। बच्चे आपने पढ़ा है L is equal to I into ओमेगा। तो L का डायरेक्शन हम मालूम करने जा रहे हैं, तो कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है P इज इक्वल टू mv, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 161। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? जो पाथ डिपेंडेंट फोर्स हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा के लिए अपोजिट होता है, तो पाथ पे डिपेंड करता है। सो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बाकी ये जो इलास्टिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। चैप्टर नंबर 4 में है, 3rd नंबर पेज पे। नंबर लास्ट क्वेश्चन है 162। कहता है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ 20 डिग्री इज R20 and at 70 degree is R70. Then which of the following relation is true? R20 is equal to 2R70, R20 is equal to R70, 2R20 is equal to R70 या 3R20 is equal to 2R70। आपको पता है कंप्लीमेंट्री एंगल पे आपके पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अब व्हाट इज मीन बाय कंप्लीमेंट्री एंगल? जब दो एंगल्स को हम ऐड करें और उससे 90 डिग्री आ जाए। तो यहां पर गिवन भी है एक का रेंज 20 डिग्री पर है, दूसरी का 70 पर है। अगर दोनों को हम प्लस करें तो 70 + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। R20 डिग्री इज इक्वल टू R70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री + 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री और दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो गया आप लोगों का
डिस्कशन। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।